नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं। और इन प्रतीक चिन्ह के साथ ही हम शुभंकर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुभंकर भी पढ़ेंगे। वैसे तो ये क्लास 1 घंटे में फिनिश हो जाती है, लेकिन अपने को इतना ज़्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम प्रत्येक जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में डिटेल कंटेंट भी लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो हम राजस्थान का राज्य पशु के बारे में पढ़ रहे थे। के बारे में पढ़ रहे थे? राजस्थान का राज्य पशु के बारे में पढ़ रहे थे। पक्षी कंप्लीट हो चुका था अपना। राजस्थान का पक्षी कंप्लीट हो चुका है। और पुष्प कंप्लीट हो गया क्या? रोइडा के बारे में नहीं लिखा है? तो राज्य पशु चल रहा था। राज्य पशु 2 श्रेणियों में है, यानी कि राजस्थान के राज्य पशु की बात करें तो राजस्थान के राज्य पशु 2 है। कितने हैं? 2 है। एक तो पालतू श्रेणी में है, इसको घरेलू श्रेणी भी कहते हैं। कितने हैं इसमें? 2 है। एक तो पालतू श्रेणी और उसी का नाम घरेलू श्रेणी मिलता है, और एक वन्य जीव श्रेणी। वन्य जीव श्रेणी। और वन्य जीव श्रेणी में हम पढ़ते हैं चिंकारा के बारे में। के बारे में पढ़ते हैं चिंकारा के बारे में। चिंकारा, ये चिंकारा है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे ऊंट के बारे में, क्योंकि राजस्थान का जो पालतू या घरेलू श्रेणी का जो राज्य पशु है उसका नाम क्या है? ऊंट है। ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहते हैं। और इसका एक वैज्ञानिक नाम भी होता है। वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है बहन जी? कैमलिन ड्रोमेयोडेरियस। ये और इसी प्रकार इसका चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है? गजेला। गजेला क्या होता है? गजेला गजेला होता है। और राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। क्या है? गोडावण है। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्राइटिस नाइग्री सेप्स। क्या है? क्राइटिस नाइग्री सेप्स है। और ऊंट हो गया। और ऊंट के बारे में हमने काफी बिंदु लिख लिए थे। लास्ट बिंदु ये लिखा था कि ऊंट की खाल के ऊपर जो मीनाकारी की जाती है उसको उस्तकला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्तकला कहते हैं। और इसके काफी प्रसिद्ध कुछ उस्ताद है, उनका नाम भी हमने लिखा था। इसामुद्दीन था, लेकिन उनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है। उनके बाद में वर्तमान में कौन कौन है उनका नाम हम लिख चुके हैं। ठीक है। आपको पता है जब रियासती काल था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय बीकानेर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था गंगा सिंह। उन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय एक अंग्रेजों की सहायता के लिए एक सेना भेजी थी। उसमें ऊँटों को भी शामिल कर रखा था। तो ऊँटों के ऊपर सैनिक भी भेजे थे, ऐसी बात नहीं, सैनिक भी गए थे। उसको कहते हैं गंगा रिसाल। तो आपसे पूछा जाए गंगा रिसाल क्या है? हाँ, एक ऊँटों की सेना थी जो कि महाराजा गंगा सिंह ने भेजी थी अंग्रेजों की सहायतार्थ चीन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो आप लिख सकते हो बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम है? गंगा सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायतार्थ हेतु या अंग्रेजों की सहायता हेतु अंग्रेजों की सहायता हेतु ऊँटों की एक सेना भेजी थी। ऊँटों की एक सेना भेजी थी, जिसे गंगा रिशाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम दिया गया उसको? गंगा रिशाल। हम पढ़ेंगे जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे ना, उसमें महाराजा गंगा सिंह का नाम आएगा। उस समय ये शब्दावली फिर आएगी वहां पर। देखो, ऊंट होते हैं ना, ऊंट, इनकी जो चमड़ी होती है, इनकी जो खाल होती है, उससे कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? चरस कहते हैं। लिखो, पानी को ठंडा रखने के लिए, अगला फैक्ट लिखो, पानी
को ठंडा रखने के लिए ऊँटों की खाल से बने हुए बर्तनों को कूपी कहते हैं। कई जगह कॉपी भी मिलता है, कूपी कहते हैं। देखो, ऊंट के जो बाल होते हैं ना, उनसे एक वस्त्र तैयार किया जाता है जिससे सर्दी से बचाव हो सके, उसे क्या कहते हैं? बाखला। देखो, सर्दी से बचने हेतु सर्दी से बचने हेतु ऊँटों की खाल, नहीं सॉरी, ऊँटों के बालों से, ऊँटों के बालों से बने हुए वस्त्र को ही बाखला कहते हैं। देखो, ऊंट क्या कई दूरी तय कर सकते हैं एक ही समय में, काफी लंबे समय तक दूरी तय करते हैं वो। तो दूरी करते हैं तो उनके साथ कोई न कोई व्यक्ति भी चलता है, तो व्यक्ति चलता है तो उसको क्या कहते हैं? कटारिया। तो आपसे पूछा जाए ऊँटों के संबंध में कटारिया क्या है? ऊँट के साथ लंबे समय तक चलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कटारिया कहते हैं। लिखिएगा, ऊँट के साथ लंबे समय तक चलने वाले ऊँट पालक को ही कटारिया कहते हैं। आपने कई ऊँट देखे होंगे जिनके ऊपर कोई डिजाइन बना के रखते हैं। ऊँट होते हैं ना, उनकी जो चमड़ी होती है उसके ऊपर, मतलब ऊँट जिंदा है, मरने के बाद नहीं, जिंदे के ऊपर ही। जैसे ये ऊँट है तो अभी इसके ऊपर कोई डिजाइन बना दे, कोई चित्र बना दे, कुछ भी कर दे, है ना, तो इसे क्या कहते हैं? जट कतराई। इसको उस्तकला नहीं कहते, डायरेक्ट उस्तकला काम नहीं करते। उस्तकला का तो उसकी चमड़ी मतलब मरने के बाद में जो चमड़ी होती है ना उस पर करते हैं, ध्यान रखना, जिंदे पे नहीं करते। तो ये जिंदे पे जो डिजाइन बनाते हैं ना, कई बार बालों को काट के अलग अलग यूं डिजाइन बना देते हैं उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं जट कतराई। क्या कहते हैं? जट कतराई। देखो, ऊंट के बालों में की गई डिजाइन को जट कतराई कहते हैं। देखो, ये ऊंट जो होता है ये वसा को एकत्रित कहां पर करता है? वसा एनर्जी तंत्र कौन सा होता है इसका? वो कुबड़ होती है ना इसके ऊपर, ये वाला, ये तो डबल वाला हो गया, इसमें ज्यादा एनर्जी है। ये वाला यहाँ पे करता है। लिखिएगा, ऊंट की पीठ पर ऊंट की पीठ पर कुबड़ होती है। क्या होती है? कुबड़ होती है, जिसमें वसा एकत्रित होती है। क्या होती है? वसा एकत्रित होती है, जो कि इसका ऊर्जा स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है? ऊर्जा स्रोत माना जाता है। हाँ, पानी को भी यही एकत्रित कर लेता होगा। अब कुबड़ से याद आया कि देखो, राजस्थान में जितने भी ऊँट पाए जाते हैं उनमें एक ही कुबड़ पाई जाती है। लेकिन एक देश ऐसा है, चाइना के ऊपर की तरफ, अगर मैप में आप देखोगे, एशिया का मैप देखोगे ना, चाइना के ऊपर की तरफ है मंगोलिया। कौन सा देश है? मंगोलिया देश है। तो मंगोलिया देश में जो ऊँट पाए जाते हैं तो उनके ऊपर दो कुबड़ होती है। कितनी होती? दो कुबड़ होती है। देखो, अब देखो इधर वाला जो ऊँट है जिसके बाल भी ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना इस इलाके में बर्फ वगैरह गिरती होगी, ठंड वगैरह होती होगी, इसलिए बाल बड़े हैं इनके, ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि ऊँट केवल रेगिस्तान में पाए जाते हो। ऊँट ठंडे मरुस्थल में पाए जाते हैं। और दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? इसका नाम क्या है? गोबी मरुस्थल। कौन सा है?
दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है, और गोबी मरुस्थल पाया जाता है मंगोलिया में। कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया में। और वहां पे ऊंट भी पाए जाते हैं मंगोलिया में, जिनकी कितनी कुबड़ होती है? 2 कुबड़ होती है। तो आपसे पूछा जाए 2 कुबड़ वाले ऊंट मुख्य रूप से कौन से देश में पाए जाते हैं? मंगोलिया में। क्या इंडिया में भी पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के आसपास। देखो, 2 कुबड़ वाला ऊंट मुख्यतः मंगोलिया, कहां पर पाए जाते हैं? मंगोलिया में पाए जाते हैं। और भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर में। देख लिया? ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? हैं? टोरडी या टोडिया? टोरडी या फिर टोडिया? हाँ, टोडिया। टोरडी या टोडिया। देखो, अगर ये मेल है तो क्या कहेंगे इसको? टोडिया। और फीमेल है तो ये टोरडी कहेंगे। देखो, ये बच्चा है ना, ये बच्चे को क्या कहते हैं? टोरडी या टोडिया मिल सकता है आपको, दोनों ही आते हैं, दोनों राइट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऊंट का जो मेल बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? टोडिया। और जो फीमेल बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? टोरडी बोलते हैं। ध्यान, समझ जाओगे। अब एक तो ऊंट होता है, और एक उसका स्त्रीलिंग जो होता है, या ऊंट की पत्नी जिसको हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊंटनी तो सामान्यतः कहते हैं, ऊंट का क्या कर देते हैं हम? ऊंटनी कह देते हैं। लेकिन उसे कहते हैं सांड। क्या कहते हैं? सांड। लिखो, ऊंट की पत्नी सांड कहलाती है। अब आप कहोगे सर वो बेल वाला होता है वो सांड, तो नहीं, इसको भी कहते हैं सांड। नहीं, सांड ही कहते हैं, सांड। ऊंट की पत्नी को क्या कहते हैं? सांड। और ऊंट के बेटे को है टोडिया। और ऊंट की बेटी को, बेटा को टोडिया कहते हैं, और बेटी को टोरडी कहते हैं। और वैसे आ जाए कि ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं, तो टोरडी या टोडिया याद रख लेना। इससे ज्यादा डीप तो क्या पूछेगा एग्जामिनर? तो ऊंट तो खुद हो गया, वाइफ को क्या कह रहे हैं? सांड। और बेटी को और बेटे को टोडिया। और बच्चे को टोडिया है, टोडी। बच्चे का मतलब बच्चा और बच्ची दोनों को ले लिया, शामिल कर लिया, मेल और फीमेल दोनों को शामिल कर लिया, ध्यान रखना। लिख लिया? और बूढ़ा ऊंट होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, वृद्ध हो जाता है ना कोई ऊंट, बुढ़ापे में आ जाता है ना भाई, सबको देखो, जिसने जन्म लिया उसका मरना तय है। आ जाओ बोलना। लिख लिया? तो ऊंट ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? समझ जाओगे? लिखो, बैठ जाओ बैठ जाओ। वृद्ध ऊंट को पाकट कहा जाता है। पाकट। पाकट कहा जाता है। वृद्ध ऊंट को क्या कहते हैं? पाकट। ऊंट की उत्पत्ति कहाँ हुई होगी? राजस्थान से हुई है? तो ना, ना। लिखो, नहीं नहीं, लिखो, कैमलिन वर्ग की का उद्भव, कैमलिन कौन से वर्ग में आता है? ये ऊंट कैमलिन वर्ग में तो आता है। हाँ, लिखो, नोट डालो, कैमलिन वर्ग का उद्भव सर्वप्रथम, कैमलिन, लिखू क्या? अरे बहन जी, इसको भी लिखाओगे क्या? कैमलिन वर्ग का उद्भव सबसे पहले उत्तरी अमेरिका
महाद्वीप में हुआ था? कैमलिन वर्ग का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हुआ था। बातें नहीं करने का। और जब इस कैमलिन वर्ग मतलब जो ऊंट से संबंधित जो वर्ग है ना पूरा, तो उसका जो उद्भव है वो कहाँ से माना जाता है? उत्तरी अमेरिका से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? उत्तरी अमेरिका से माना जाता है। अब जो ये कैमलिन वर्ग है, ये जब स्टार्टिंग में जैसे ऊंट हुआ करते थे, तो आज जैसे इतना बड़ा ऊंट दिखाई देता ना आपको, इतना बड़ा ऊंट नहीं होता था। ये ऊंट कोई समय पहले खरगोश के समान था। किसकी बात ही था? खरगोश। लिखो, ऊंट प्रारंभ में, ऊंट प्रारंभ में खरगोश के आकार का था। किस आकार का था? खरगोश के आकार का था, जिसे पोटीलापस के नाम से जाना जाता था। किस नाम जाना जाता था? पोटी लापस के नाम से जाना जाता था। तो ऊंट को शुरुआत में, ऊंट की जो प्रजाति है उसको किस नाम से जाना जाता था? पोटीलापस। और एक खरगोश होता है ना, छोटा सा होता है खरगोश, इतना सा होता है। तो ये ऊंट कोई समय इतना सा था। कहते हैं ना, जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी, पहले छोटी थी, लेकिन वो समय के हिसाब से उसकी गर्दन क्या होती गई? बड़ी होती गई। इसी प्रकार ये पोटीलापस भी पहले ऊंट ही था, और ऊंट पहले खरगोश के बराबर था। धीरे 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 परिस्थितियां बदलती गई और इसकी हाइट बदलती गई। जरूरी नहीं है आज का मानव अभी इतना सा रहता है जैसे अभी जो मानव रहता है, आने वाले समय में बड़े मानव भी बन सकते हैं। हो सकता है इससे भी छोटी घट जाए। आजकल तो हाइट घट रही है, वैसे बढ़ती नहीं है, ध्यान रखना। पहले और आज में अगर आप देखोगे, आदमियों में अंतर आ चुका है। पहले ज्यादातर की हाइट ज्यादा हुआ करती थी ना, ऐसे हेल्थी हुआ करती थी। पप्पा राहुल देखा होगा आपने, कितने बकरे खाता था। आज आज का मानव एक बकरा नहीं खा सकता। खा सकता है एक बकरा? जो भी जैसे जो मांसाहारी लोग हैं, वो एक बकरा क्या 2-3 किलो खा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा। इससे किलो तो क्या खाएंगे? एक व्यक्ति के आज के टाइम में कितना मीट खा जाता है? 1 किलो खा जाता है क्या? हाँ भाई बता। अरे खाता तो नहीं, लेकिन नॉलेज तो रखनी चाहिए, मैं कौन सा खाता हूँ। चलो कोई बात नहीं। देखो, ऊंट एवं ऊंट पालकों के लिए एक बीमा योजना भी चला रखी, उसके बारे में भी आप लिख लो। देखो, ऊंट एवं ऊंट पालक बीमा योजना। ऊंट एवं ऊंट पालक बीमा योजना। देखो, सीधा इससे पता लग रहा है कि किसका इंश्योरेंस किया जा रहा है। ऊंट का भी किया जा रहा है, और ऊंट पालने वाले और ऊंट पालक जाति कौन सी? राजस्थान में मुख्य रूप से ऊंट कौन पालते हैं? और रेबारी ना मिले तो, राय का नाम मिले तो, देवासी, कोई सा भी नाम मिल सकता है। ठीक है, लिखो। इस योजना की शुरुआत, इस योजना की शुरुआत 2008-9 में की गई थी। ये बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2008-9 में शुरू की गई थी। अब विद्यार्थियों, कौन कोई सी कंपनी तो बीमा करने का काम करेगी भाई। अगर बीमा चलाया जा रहा है, बीमा किया जा रहा है, तो उस बीमा को करती कौन सी कंपनी? जैसे आज हम कोई बीमा कराते हैं तो कौन कोई सी कंपनी तो करती है। LIC करती है, सुना होगा आपने, लिखिएगा। यह योजना ऊंटों के लिए तथा ऊंट पालकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा
निगम और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से चलाई गई। तो ऊंटों का और ऊंट पालकों का जो इंश्योरेंस किया जा रहा है, वो दोनों कंपनी मिलकर क्या कर रही है, उनका इंश्योरेंस करने का काम कर रही है। क्योंकि जब भी कोई ऊंट मर जाता है या ऊंट पालक की मृत्यु हो जाती है तो उसको बीमा क्लेम करके पैसा मिलता है ना उसको, तो उसको ये कंपनी देती है। एक तो ये योजना का नाम याद रखना, ऊंट पालक बीमा योजना। और एक ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना भी चला रखी है। दूसरी योजना का नाम लिखना विद्यार्थियों, देखो, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजना ऊंटों से संबंधित है, तो ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना ये कब चलाई? ये महात्मा गांधी की जयंती पर चलाई गई थी। हैं? कब आती है? 2 अक्टूबर को। और 2016 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 में चलाई गई थी। इस योजना में होगा क्या, जितने भी लोग ऊंट पालने वाले हैं उनको प्रत्येक ऊंट पालक को 20,000 सहायता दी जाएगी। कितनी? 20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। और ये भी 2 किस्तों में। कितनी किस्तों में दी जाएगी? 2 किस्तों में। लिखिएगा, इस योजना के तहत, ये तो लिख लिया ना, शुरुआत तो कब हुई इसकी, अब लिखना, इस योजना के तहत ऊंट पालकों को ऊंट पालकों को 20,000 रुपए की 20,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी या दी जाएगी। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे प्रजनन करवाएंगे ऊंटों का, ऊंट पैदा करेंगे वो, और तो फिर उससे क्या होगा, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, बच्चों को भी पालेंगे। ये नहीं बच्चा पैदा हुआ और काट के भेज दिया, ऐसा नहीं। फिर देखो, पहली किस्त तो दे देंगे उसके पैदा होने पर, और कुछ समय बाद में फिर दूसरी किस्त और देंगे। पहली किस्त आ जाएगी 10,000 की आपके पास, फिर 10,000 और आने की उम्मीद है, तो उसको खिलाओगे पिलाओगे, मारोगे नहीं। हाँ, ये नहीं कि रात को बना के आ जाए। होता है ना, वो मुर्गा भाग देता है तो ही कई लोग जगते हैं। कोई पता नहीं लगे पड़ोसी के पास मुर्गा था, रात को मूड हो गया, ठंडा मौसम था। हाँ। तो भाग नहीं दे, कोई गारंटी नहीं दे, तो वह कुत्तों को खा जाते हैं, तो मुर्गा खैर ऊंट है। देख लिया। तो 10,000 तो पहली किस्त में मिलेंगे, 10,000 सेकंड किस्त में मिल जाएंगे, ध्यान रखना आपको। लिखो, हम क्यों पढ़ रहे हैं ऊंट के बारे में? क्या मैं राजस्थान का पशुपालन पढ़ा रहा हूँ आपको? नहीं, राजस्थान का पशुपालन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पढ़ा रहा हूँ राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और राजस्थान का एक राज्य पशु घरेलू श्रेणी में, उसका नाम क्या है? ऊंट है। और पूछा तो आपसे तो एग्जाम में इतना ही जाएगा कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है? 2 है, चिंकारा और ऊंट। कौन सी श्रेणी में पूछ रहे हो सर? तो घरेलू श्रेणी में पूछे तो ऊंट बता दो, और वन्य श्रेणी में पूछे तो चिंकारा बता दो। अब इसके बारे में डिटेल भी तो पूछी जा सकती है। एग्जामिनर का कोई क्राइटेरिया होता है क्या? तो वो अंदर से नहीं पूछेगा। और चलो कोई बात नहीं, प्रतीक चिन्ह टॉपिक से नहीं पूछेगा, लेकिन आपके पशुपालन दे रखा है, वहां तो पूछ सकता है। इसलिए मैं सारी बातें लिखा रहा हूँ इसके बाद। लिख लिया? ये बताओ, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाँ? जोधपुर मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर मनाया जाता है। लिखिएगा, देखो, हाल ही में 10 जनवरी से 12 जनवरी 2025 के बीच में, 10 से 12 जनवरी 2025 में बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव भी मनाया गया है। ये करंट से अपडेट करवा दिया मैंने आपको ना। हाल ही का मतलब ऐसी बात नहीं जनवरी निकले हुए तो काफी समय हो गया, पर अभी हम बता रहे भाई हाल ही कह देते हैं उसको।
हाल का मतलब होता है ये करंट का मुद्दा है। लिख लिया? हाँ ये बताओ, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोड़बीड़ कहाँ है? क्या जोधपुर? हाँ सीताराम बता, जोड़बीड़ कहाँ है? जोधपुर में? जोड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर है भाई, लिखाई थी मैंने आपको। लिखो, ऊंटनी के दूध का पाउडर बनाने के लिए, किसका? ऊंटनी के दूध का पाउडर बनाने के लिए केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय, सेंटर का है, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ब्रैकेट में लिख लेना, कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर। बीकानेर ने एक कंपनी का नाम है लैक्टो पर्ल कंपनी के साथ समझौता भी किया है। लैक्टो पर्ल कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये पूछा जाएगा, ऊंटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो है उसने किसके साथ समझौता किया है? लैक्टोपर्ल कंपनी के साथ समझौता किया। नीचे 4-5 कंपनियों का नाम दे देंगे आपको, लैक्टोपर्ल कंपनी दे देंगे, LIC नाम दे देंगे, और 2-3 दूसरे नाम दे देंगे, रिलायंस दे देंगे, टाटा दे देंगे। आपको क्या लगेगा, क्या टाटा के साथ किया होगा, रिलायंस के साथ किया होगा? एक इसका मतलब क्या कहूँ उसको, आभूषण तो नहीं कह सकते। एक ऊंट के ऊपर देखा होगा आपने, जब गाड़ी जोड़ते हैं उसके पीछे तो एक काठी सीख रखते हैं, रखते हैं ना ऊंट के ऊपर, कुछ ऐसा लकड़ी का बना हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पे रखते हैं, मैं बताऊँ आपको, पीछे की तरफ नहीं रखते, यहाँ पे रखते हैं, इस पे ही, इस पे रखते हैं, वो लकड़ी का चाक बना के रखते हैं ना इस पे, उसको क्या बोलते हैं? और जैसे आप कभी डेजर्ट में आप गए होंगे तो आपने सवारी भी की होगी इसकी, तो कहाँ बिठाते हैं आपको? यहाँ बिठाते हैं, यहाँ बिठाते हैं, यहाँ बिठाते हैं, आगे पीछे बिठाते हैं ना, इस पे नहीं बिठाते। और गाड़ी जो गाड़ी लगानी हो तो इसमें ये एक यहाँ यहाँ पे कुछ बांध देते हैं, नीचे बांध देते हैं कुछ, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर भी तो लगाते हैं वो कुछ, जिसमें वो उसको गाड़ी के वो जो पट्टे होते हैं उसको बांध देते हैं। तो लिखो, ऊंट की पीठ पर काठी बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? यहाँ बांधते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? काठी बोलते हैं, काठी। तो काठी कौन सी जगह पहनाई जाती है इसको? कमर। तो यहाँ ऊंट के संदर्भ में बोल रहा हूं मैं, तो काठी कहाँ पहनाई जाती है? पीठ पर। कहाँ पर पहनाई जाती? पीठ पर। अब आपको पता है ऊंट कई बदमाश प्रवृत्ति को होते हैं, भागते उछलते कूदते हैं। जानवर भी देखे होंगे, उनके कई बार गले में क्या डाल देते हैं, एक ऐसा लकड़ी का सा डाल देते हैं, कुछ डंडा डाल देते हैं ना। तो ऐसे ऊंट के भी यहाँ पर ऐसे होता है, जो टांगे होते हैं ना, टांगे, उनके पास में कुछ बांध देते हैं, उसको क्या कहते हैं? वैसे सामान्यतः डिंगड़ा कहते हैं, उसे कहते हैं गोड़िया। क्या कहते हैं? लिखो, ऊंट के टांगों पर गोड़िया पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? गोड़िया, गोड़िया पहनाया जाता है। आपको पता है ऊंट के गर्दन में एक आभूषण बांधते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गोरबंद। लिखिएगा, ऊंट के गले के आभूषण को गोरबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरबंद कहते हैं। कई बार पूछा गया है तो। गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है, ध्यान रखना। गले में और पहना जाता है, ये भी पूछा जाता है कौन सी जगह पहना जाता है।
गले में। हाँ, गोवर्धन एक गीत भी है। देखो, ये पूंछ तो दिख रही नहीं इसमें, दिख रही है क्या? दूसरे वाला में दिखा दूं अगर दिख रही हो तो। पूंछ तो खा गया है इसकी। हाँ, तो पूंछ पे भी कुछ बांधा जाए, यहाँ पूंछ है पीछे की तरफ, है ना? तो लिखो, इसकी पूंछ पर परचनी पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? परचनी। और ये जो मुख होता है ना, मुख, इसमें मोरखा पहनाते हैं। अब जरूर नहीं पूरे में पहनाते हैं, मैंने तो प्रॉपर देखा नहीं, आप देख लेना। मोरखा। तो मोरखा कहां पर पहनाया जाता है इसको? मुख पर। अब देखो, वो लकड़ी की जो बना के रखते हैं ना विद्यार्थियों, उसको तो क्या कहते हैं? काठी। काठ लकड़ी को ही कहते हैं वैसे, है ना? तो लकड़ी की बनी रहती है उसको तो काठी। और आपने देखो कई ऊँटों के ऊपर ऐसे गद्दी भी बिछा के रखते हैं। सवारी करोगे तो गद्दी तो होनी चाहिए ना? तो उस गद्दी को क्या कहते हैं? लिखो, ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली गद्दी को मेलखुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलखुरी कहते हैं। आपसे पूछा है मेलखुरी क्या है? ऊंट पर जो गद्दी रखी जाती है उसको मेलखुरी कहते हैं ना? अब देखो यहाँ पर भी बांधते हैं। अब वो यहाँ पे बंधेगा कैसे, मैं बताता हूँ। मतलब ये लकड़ी का कांटा इधर आ गया, काठी इधर आ गई, तो इसका कुछ एंगल बना हुआ रहता है ऐसा, उस पर कुछ बांध देते हैं। और उधर उधर की तरफ भी चल जाएगा, पीछे की तरफ, नीचे पेट की तरफ से। पेट यही तो है इसका। तो पेट पर क्या पहनाया जाता है? तो पेट पर जो पहनाया जाता है विद्यार्थी, उसको कहते हैं नेवार। क्या कहते हैं? देखो, ऊंट के पेट पर नेवार पहनाया जाता है। अब उसको आभूषण बोल लो, चाहे वस्त्र बोल लो, चाहे वस्तु बोल लो, नेवार। और नेवार की जगह कई बार तंग भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तंग। और मैंने जो ऊंट देखा है उसमें हम नेवार बताओ किस जगह यूज लेते हैं? जैसे हमने उसको गाड़ी बांध दी उसके पीछे, और वो गाड़ी ऊपर भी तो जा सकती है अगर ऊपर ऊपर ही रखा तो। भाई अगर नीचे से नहीं बांधेंगे तो ऊपर उछल जाएगी वो। और केवल गर्दन पे बांधेंगे तो गर्दन ऊपर, से भी निकल के जा सकती है वो तो फिर उसको यहाँ से भी बांध देते हैं। उसके जैसे इधर पीछे की तरफ एक गाड़ी लटक रही है ना, तो एक डंडा इधर से आएगा, एक डंडा उधर की तरफ से आएगा उसका। तो यहाँ पर भी तो उस रस्सी से क्या करते हैं, इससे बांध देते हैं, और पेट के नीचे उधर की तरफ ले जाके दोनों तरफ से बांध देते हैं ताकि वो ज्यादा हिले नहीं। तो ऊंट आगे और गाड़ी पीछे, और गाड़ी की सवारी फिर दो पहिए वाली होती है ज्यादातर, तो कहीं भी जा सकते हैं। देख लिया? लिखो, ऊंट पर कसी जाने वाली काठी को ही कूची या पिलान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लकड़ी का बांधते हैं ना यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? कूची या पिलान। अब हमारे भी पहले ऊंट हुआ करता था, तो हमारे जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको पिलान कहते थे। क्या कहते थे? पिलान। ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ जाता है कई बार। तो इस काठी को ही क्या कहते हैं? कूची, ऊंची या पिलान कहते हैं। और विद्यार्थी, ये पिलान, अब खड़े उठने से तो आप ना तो रख, इतनी हाइट तो अपनी होती नहीं है यूं करके रख दो। पहले इसको बिठाना पड़ता है, ऊंट को पहले बिठाना पड़ता है, और बिठाने के बाद में फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं इसको। आप जैसे डेजर्ट में सवारी करने के लिए गए तो बिठा के बिठाते हैं आपको, या फिर खड़े पे बिठा देते हैं? पहले बिठाते होंगे फिर बिठाते होंगे आप लोगों को। और कई बार तो ऊंट बड़े खतरनाक होते हैं, खड़े होने के साथ भी आप पीछे जा सकते हो। अच्छा, आगे। हाँ, आगे की तरफ पहले, क्योंकि पहले पीछे के पैर उठाता है। हाँ, पहले पीछे से उठता है फिर आगे के पैर उठाता है लास्ट। और ज्यादा भारी हो तो ऊंट नीचे भी दब सकता है। देखो, अब ऊंट ऐसे तो कंट्रोल में आने वाला नहीं, आप गर्दन से कंट्रोल में कर लो इसको। इसकी इतनी लंबी गर्दन होती है, ऊंट खाता भी है कई बार, गुस्सा आ जाता है इसको कई बार। तो एक बार क्या, इसके ये नाक है, यहाँ पे नाक, नाक है ना, तो इस नाक में ऐसी लकड़ी टाइप की जैसे नाक होती है यूं यूं डाल देते हैं इसके। तो
उसे उसे क्या कहते हैं? हाँ, कांटा टाइप का लकड़ी का होता है वो, उसे क्या बोलते हैं? उसे कंट्रोल में रहता है नहीं पूरा। एक महिला को नथ इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि वो सुंदर लगे, दूसरा कारण मैं बताऊं क्योंकि वो कंट्रोल में रहे, इसलिए पहनाते हैं उसको। तो इसको भी नथ जैसा ही पहना के रखते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? गिरबान। लिखो, ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील को गिरबान कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और बाकी एक दो लाइन की जगह छोड़ देना, कभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिले तो आप अपने स्तर पे इन पे ऐड करते रहना, ठीक है ना? आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसके। अब देखो, हम राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं, इसमें ये गोडावण था। ये क्या है? गोडावण। ये कंप्लीट हो चुका है। ये भी गोडावणी है। और ये क्या है? चिंकारा है। ये राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का। ये क्या है? ये भी चिंकारा ही है। और ये क्या था? ऊंट। और ये भी ऊंट है। डबल, ये डबल कुबड़ वाला कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया में पाया जाता है, मुख्य रूप से याद रखना। और ये विद्यार्थियों राजस्थान का राज्य पुष्प है, जिसका नाम क्या है? पेड़ा। तो सभी विद्यार्थी लिखो, राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे मैं पशु पढ़ा रहा हूं, चाहे पक्षी पढ़ा रहा हूं, चाहे पुष्प पढ़ा रहा हूं, चाहे वृक्ष पढ़ा रहा हूं, इनके जो साइंटिफिक नेम या जो बॉटनिकल नेम है वो आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले लिखो, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। अब ये तो हो गया विद्यार्थियों सामान्य सी बात कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है। बहुत बेसिक सवाल है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो फैक्ट लेकर आऊंगा वहां से 100% आएगा। अब देखो, ऐसा एक पेड़ होता है और इसके ऊपर इस टाइप के जो फूल लगे हुए रहते हैं, उनको क्या, उनका नाम क्या है? रोहिड़ा है, ध्यान रखना। अब पहली बात तो यह है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम नहीं बोल सकते हम इसको, इसको बॉटनिकल नेम बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम। और देखो एग्जामिनर है, कोई जरूर नहीं वो वानस्पतिक नाम दे आपको, वैज्ञानिक नाम भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, बात एक ही है ना। चाहे वानस्पतिक नाम बोलो चाहे वैज्ञानिक नाम बोलो, क्या है इसका? टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिको आएगा, टिकोमेला अंडुलेटा। तो लिखिएगा आप लोग, रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। देखो, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेकिन राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा को कहते हैं। तो लिखो, उपनाम लिख सकते हो या अन्य नाम लिख सकते हो आप। फोटो देख ली कैसा होता है? अन्य नाम या उपनाम। देखो, रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान। विद्यार्थियों, बंदूक देखी? बंदूक ये लंबी आती है ना बंदूक, उसका जो बट होता है ना, बट वो इसी लकड़ी का बनता है मुख्य रूप से। मतलब इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसका मतलब। तभी तो इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का सागवान। देखो, इसे राजस्थान की मरु शोभा भी कहा जाता है। राजस्थान की मरु शोभा भी कहा जाता है। देखो, इसे मारवाड़ की टीक भी कहा जाता है। मारवाड़ की
टीक क्या कहा जाता है, या इसको हम मरु टीक भी कह सकते हैं। मारवाड़ की टीक या मरु टीक बात एक है ना, मरु टीक भी कहते हैं। मारवाड़ की टीक, राजस्थान की मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान, सब किसके नाम है, रोहिड़ा के नाम है जाना। अब एक सवाल ये आता है कि सर आपने बताया कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, सर ने नहीं बताया, ये है ही है, सर की तरफ से नहीं है। मैं इतना बता सकता हूं कि इसको राज्य पुष्प का जो दर्जा है वो कब दिया गया, तो इसको विद्यार्थी 31 अक्टूबर 1983 को। देखिएगा, रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। अब देखो, ये जो रोहिड़ा का पेड़ है, इस पर विद्यार्थी ये जो पुष्प खिलते हैं ना, ये 12 महीने नहीं खिलते हैं, ये मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। कब आते हैं, देखो, रोहिड़ा के पुष्प मार्च अप्रैल माह में खिलते हैं। इस पुष्प का कलर कैसा दिख रहा है आपको, केसरिया जैसा दिख रहा है, गहरा केसरिया कह सकते हैं इसको, है? हाँ, तो केसरिया लिख सकते हैं, कुछ थोड़ा गहरा केसरिया लिख लो आप, लिखो। इस पुष्प का रंग गहरा गहरा केसरिया होता है। कैसा होता है, गहरा केसरिया। क्या, नहीं तो हाँ, कुछ छोटा मोटा अपवाद स्वरूप मिल जाए, बाकी मुख्य रूप से तो मारवाड़ में ही पाया जाता है। लिखिएगा, मारवाड़ की टीक लिखाया था कि मैंने इसमें, आप लिखो। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ की टीक कहते हैं। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ की टीक कहते हैं। लिख लिया विद्यार्थियों, एक चूहा है, एक चूहा है जो इस पेड़ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उस चूहे की प्रजाति का नाम क्या है, या उस चूहे का नाम पूछा जाता है कई बार। जरविल, क्या नाम है, देखो, जरविल नामक जरविल नामक चूहा इसके वृक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है रेगिस्तान क्षेत्र में। लिख लिया। अब रोहिड़ा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, रेगिस्तान क्षेत्र में। लिखिएगा, रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक कहां पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए रोहिड़ा कहां पर पाया जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। देख लिया, ये जो रोहिड़ा, हम सोचते हैं पुष्प छोटे से डाली पे लग जाता होगा, झाड़ी पे लग जाता होगा, नहीं, इसका एक पेड़ टाइप का होता है पूरा। क्या होता है, पेड़ होता है। तो देखो, पेड़ इतना बड़ा दिख रहा है, तो नीचे की तरफ तना वना भी होगा इसका, है कि नहीं। तो इसकी लकड़ी जो होती है वो एक इमारती लकड़ी होती है। क्या होती है, लिखिएगा, रोहिड़ा वृक्ष की लकड़ी इमारती होती है। कैसी लकड़ी होती है, इमारती होती है, इमारती होती है। इमारती लकड़ी किसको कहते हैं, जिसका यूज हम फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज ले सकते हैं।
लिखो, इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। इसमें फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। और सर आपने ये भी तो कहा था वो राइफल का बट बनाते हैं, बट या कूदा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? जैसे ये राइफल है तो यहाँ गले पे यहाँ रख के यूँ चलाते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे जो लगाते हैं वो उसको, मतलब उसका नीचे वाला जो पार्ट, पूरी राइफल है ये, तो इसका जो ये वाला पार्ट नीचे वाला वो क्या कहलाता है? बट कहलाता है। नाली अलग होती है उसकी। तो बट इसी का, इसी लकड़ी का बनाते हैं ज्यादातर। देखिएगा, रुड़ा के वृक्ष की लकड़ी से ही बंदूक, बंदूक क्या बोल लेते हैं, कुदा लिखा हूं, कुदा, कुंदा नहीं, कुदा, कुदा या बट बनाया जाता है। और जिसने बंदूक यूज ली ना वो जानता है अच्छी तरह कि बट क्या होता है। ये जो आती है ना 303 राइफल, उसका बट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसका यूज लाठी की तरह भी यूज ले सकते हो आप। पुलिस को चलाने की परमिशन तो वैसे नहीं होती है उसको, बंदूक को चलाने की, तो पुलिस क्या करती है, उससे ही मारती है। आगे एक चाकू भी होता है उसमें। हाँ उसको बेंड, तो चाकू होता है, चाकू में इतना खतरनाक जहर होता है, अगर आपके यूं लग गया ना तो मर जाओगे आप। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें ऐसी धातु का प्रयोग किया जाता है, उसमें जहर होता है एक प्रकार। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसका आगे जहर लगा लेते हैं। उसमें क्या लगा लेते हैं, बेरेंट में जहर लगा लेते हैं, कवर लगता है हालांकि उसके ऊपर, कवर हटाने के बाद में डायरेक्ट घुसेड़ दो। चाकू की बात ही काम करता है वो, या खोल के वैसे भी घुसेड़ सकते हो, लेकिन उसके अगर आगे जैसे इतनी बड़ी राइफल पकड़ के फिर घुसेड़ोगे तो ज्यादा पावर लगेगी, बल्कि अगला दुश्मन मर जाएगा। आम जनता को थोड़ी मारना है भाई, दुश्मनों को मारना है। ठीक है, लेकिन उधर से गोली आ रही है, आप चाकू लेके क्या करोगे? हैं? ऐसा होता है। ऐसा होता है। बाकी सामान्यतः उसका मैंने देखा बट काफी मजबूत होता है, गिर जाती टूटती नहीं है ऐसे। दूसरी राइफलें होती है आजकल तो प्लास्टिक फाइबर वगैरह ऐसी चीजें आ गई हैं इनमें, टूटने की संभावना ज्यादा रहती है उनमें। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, रोहिड़ा। तो रोहिड़ा के बारे में कौन कौन से फैक्ट लिखे आपने? एक तो इसका वानस्पतिक नाम लिखा है, क्या नाम है वानस्पतिक नाम? टिकोमेला अंडू लेटा। और पुष्प का दर्जा कब दिया इसको? ठीक है, रंग कैसा होता है इसका? या हिरमिच क्या होता है, हिरमिच, हिरमिच पीला। तो इस गहरे केसरिया को कहते हैं। लिख लो ब्रैकेट में, हिरमिच पीला भी कहते हैं उसको। जहाँ केसरिया लिखा ना आपने, गहरा केसरिया, उसको हिरमिच पीला भी कहते हैं। अरे क्या पता केसरिया नहीं आए तो फिर हिरमिच पीला आ गया तो इतनी लाइनें लिखाई, उसका कोई औचित्य ही नहीं निकलेगा फिर। रेगिस्तान का और क्या कहते हैं इसको? रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं, और मारवाड़ की टीक कहते हैं। कौन से क्षेत्र में कहते हैं मुख्य रूप से? जोधपुर में कहते हैं। मरु टीक भी कहते हैं इसका। फर्नीचर, इमारती लकड़ी, चूहा कौन सा नुकसान पहुंचाता है, इसका नाम याद रखना। ठीक है, मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान। अब सीताराम कह रहा है मैंने सवाई माधोपुर में देखा, तो होगा सवाई माधोपुर में पाया जाता होगा थोड़ा बहुत। हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।